हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला की इस कक्षा में। आज की पाठशाला क्लास 12th के लिए है। तो हम पढ़ते पढ़ते आ चुके हैं क्लास 12th की आरोह बुक, यानी कि याद रखिएगा कोर की जो बुक है हमारी आरोह भाग 2, उसके गद्य खंड के आखिरी अध्याय, यानी कि एक तरीके से बुक के आखिरी अध्याय पर हम आ चुके हैं। हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लिए। आज हम कर रहे हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान रखिए, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके पिछले कुछ सालों में इस अध्याय से पूछे गए क्वेश्चंस तो हैं ही, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो हमें लगता है कि आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है, कि हो सकता है वो आ जाएँ, आपसे पूछे जाएँ। तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चंस है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इनमें आपको, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियोस में भी आपको बताया है, कि कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, क्वेश्चंस को समझना है, आंसर्स को लिखने का तरीका, आंसर लिखने की जो टेक्निक है वो एक बार में नहीं आती है, इसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना लिखोगे, जितना पढ़ोगे, उतने अच्छे अच्छे नए नए शब्दों के बारे में जानने को मिलेगा, और जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे से जो है ये वाक्यों को फॉर्म भी कर पाओगे। अगर आप उन वाक्यों को नहीं बना पाते हो, फॉर्म नहीं कर पाते हो, तो आपका आंसर अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें कोई एक तरीका, एक ट्रिक नहीं होती है, ये ट्रिक्स के ज़रिए नहीं आता है। लिटरेचर में कोई भी चीज़ ट्रिक के बेनिस्बत नहीं चलती है। हर चीज़ आपको प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन के तौर पर ही करनी पड़ती है। अगर आप इसको ठीक से पढ़ोगे नहीं, प्रिपरेशन नहीं करोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो चीज़ें नहीं होंगी। ट्रिक्स आपकी मैथ्स में चल सकती हैं, साइंस में चल सकती है, पर हिंदी में आपको सब कुछ चीज़ें लर्न करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आएंगी। तो चलिए इस पूरी सी अच्छी सी बात के साथ ही आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं। जैसे कि हम आ चुके हैं अपने लास्ट अध्याय पर आरोह बुक के। वो अध्याय है जाति प्रथा और श्रम विभाजन और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। यहाँ पर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के 2 जो हैं भाषण हैं हमारे सामने प्रस्तुत किए गए। उन भाषणों को हमने समझा और उन्हीं पर आधारित हमारे सामने यहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिसमें हम सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वर्णनात्मक प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास में प्रश्न आ रहा है, आधुनिक समाज कार्य की कुशलता के लिए क्या आवश्यक मानता है और क्यों? आधुनिक मतलब आज का समाज, ठीक है। कार्य कुशलता यानी कि जो हम अपने अंदर, हमारे अंदर जो चीज़ हुनर है वो चीज़ हम अपने कार्य में निकाल सकें, यानी कि कार्य बहुत अच्छी तरीके से होए, इसके लिए हम क्या मानते हैं? इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारी रुचि जिस क्षेत्र में है हम उसी क्षेत्र में अपना कार्य करें, तभी वो कार्य कुशलता से संपन्न हो सकता है, ठीक है ना। एक बेसिक चीज़ यही है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता। परंतु यह श्रम विभाजन जाति पर आधारित नहीं होना चाहिए। यह व्यक्ति की क्षमता या प्रशिक्षण पर निर्भर होना चाहिए, जिसके कारण समाज में सदस्यों की क्षमता का अधिकतम उपयोग संभव हो और इससे समाज में रहने वाले सदस्यों का उत्थान हो। तो यहाँ पर अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा दूँ। मैंने आपको कार्य कुशलता से बता दिया, यानी कि कोई भी कार्य बहुत अच्छी तरह संपन्न हो, बहुत अच्छे से हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए बहुत ज़रूरी है श्रम विभाजन, यानी कि श्रम की अलग अलग कैटेगरीज को डिवाइड कर देना। लेकिन ये श्रम विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, जैसे पुराने समय में होता था। अगर कोई बच्चा कुम्हार के यहाँ जन्म लेगा तो जाति के हिसाब से उसका भविष्य में कार्य कुम्हार का ही होगा। वो अपने हिसाब से, उसका मान लो अगर इंटरेस्ट है कि वो लकड़ी का काम अच्छा कर सकता है या वो पढ़ाई में अच्छा है, तो दूसरे क्षेत्र में जा सकता है, उसको इस चीज़ की आज़ादी नहीं होती थी। मगर आधुनिक समय में क्या माना गया कि श्रम विभाजन ज़रूरी है कार्यकुशलता के लिए, लेकिन वो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। वो किसके आधार पर होना चाहिए? क्षमता और प्रशिक्षण के, यानी कि हमारी कितनी कैपेसिटी है और किस चीज़ की हमने ट्रेनिंग ली है। मान लीजिए आप जो है वो क्या कहते हैं, आगे चल के प्रशिक्षण ले रहे हैं, आपने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करी है, तो अब डॉक्टर की डिग्री लेकर आपको कोई और क्षेत्र में काम नहीं करना है, तब आपको डॉक्टर भी लेना है। अब आपका इंटरेस्ट भी इसी में है, आपकी क्षमता भी इसी में, कैपेसिटी भी आपकी इसी में है और आपने ट्रेनिंग भी इसी में ली है, तो जाहिर सी बात है अब आगे चल के आप डॉक्टर ही बनोगे। अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, आपने बीटेक किया है, तो आप इंजीनियर ही बनोगे। तो ये डिसाइड होना चाहिए कि हमने किस चीज़ का प्रशिक्षण लिया है और हमारी क्षमता
कितनी है उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए। कभी कभी बहुत से सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारे अंदर ये हुनर होता है कि हम इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, तो वो आप करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है, लेकिन ये श्रम विभाजन जाति के आधार पर ना होकर क्षमता और प्रशिक्षण के आधार पर होना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस आधार पर कार्य करता है वो पूरे इंटरेस्ट के साथ उस क्षेत्र में काम करेगा और जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बेस्ट होगी। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक जाति प्रथा के किन गंभीर दोषों का वर्णन करता है। पाठ में उन्होंने जाति प्रथा के बहुत सारे गंभीर दोषों का वर्णन किया है। क्या है? लेखक के अनुसार समाज में सबसे बड़ा दोष यह है कि जाति प्रथा पर आश्रित सम विभाजन मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या रुचि का कोई महत्व नहीं होता है, यानी कि उसने जिस भी जाति में जन्म लिया है उसे उसी जाति के आधार पर जो कार्य करना है वो करे। देखिए पहले क्या होता था, कुम्हार अलग है, जुलाहे अलग हैं, बढ़ई अलग है, इस तरीके से जो है वो बांट दिया जाता था और उनकी जाति में जितने भी बच्चे पैदा होते थे उनको बाउंड होता था कि वो वही कार्य करेंगे। ये एक सबसे बड़ा दोष होता था, क्योंकि मान लीजिए हर बच्चा जो पैदा हो रहा है उसके अंदर की अलग क्षमता है, उसका इंटरेस्ट अलग है, लेकिन वो उसके हिसाब से अपने श्रम को तब्दील नहीं कर सकता था, बदल नहीं सकता था। तो ये एक सबसे बड़ा दोष होता था। मनुष्य की व्यक्तिगत जो भावना, जो व्यक्तिगत क्षमता है उसको कहीं पर भी आंका नहीं जाता था। प्रश्न संख्या 3 है, जाति प्रथा के कारण काम के प्रति भारत में क्या स्थिति है। अगर जाति प्रथा देखा जाए तो उससे भारत में क्या स्थिति बनी है। जाति प्रथा के कारण भारत में काम के प्रति अरुचि की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब मान लीजिए हमको बाउंड किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती, अब जैसे मेरे को बड़ा मज़ा आता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, अब मुझसे आप ये बोल दो कि नहीं आप पढ़ाओ नहीं, ठीक है, आप पढ़ाओ नहीं, आप पढ़ाने की जगह कोई और काम कर लो, आप खाना बनाने का काम कर लो, ठीक है, आप वो कर लो, या आप क्या कहते हैं जो है वो इंजीनियरिंग कर लो, आप उसमें कर लो। लेकिन जब मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो क्या वो काम मैं अच्छे से कर पाऊंगी? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। मेरे को पढ़ाने में मज़ा आता है तो मैं उसी में, भाई मैं मज़े से पढ़ाती भी हूँ और आपको अच्छे से समझ में भी आता है, तो इससे मेरा काम जो है वो क्या हो रहा है, मेरा जो स्किल है वो इन्हांस हो रहा है, मैं उसको और शार्प कर रही हूँ, मैं और तरीके ढूंढती हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। इससे समाज को भी मुझसे फ़ायदा हो रहा है कि भाई आप लोग अच्छे से उस सब्जेक्ट को समझ पा रहे हो जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो यही चीज़ है, वही चीज़ उन्होंने बोला, इसके कारण अरुचि की स्थिति उत्पन्न हुई। मैं बिना इंटरेस्ट के दूसरे क्षेत्र में कार्य करूँगी जाके, जिसका कोई मतलब नहीं है। इसके कारण व्यक्ति विपरीत दिशाओं में भी अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता है। सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए कि हम अरुचि में के साथ काम कर रहे हैं और मान लीजिए हम जाति प्रथा के हिसाब से हमको बोल दिया जाए कि नहीं आपकी जाति ये है कि आपको यही काम करना है। अब स्थिति जैसे कुम्हार की स्थिति क्या होती है, कुम्हार क्या करता है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। गर्मियों में तो मिट्टी के बर्तन चलते हैं, लेकिन ठंड के टाइम तो नहीं चलते हैं। ठंड के टाइम वो व्यक्ति कोई और कार्य कर सकता है ना कर सकता है। लेकिन जाति प्रथा के हिसाब से कुम्हार जो है वो कोई सर्दियों में वो कोई दूसरे काम, बारिश और सर्दियों में वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, उसे सारे साल वही काम करना है। अब मान लीजिए गर्मियों में तो उसकी खूब अच्छी कमाई हुई, लेकिन बारिश आते ही या सर्दी आते ही उसकी कमाई निल है, ज़ीरो है, उसको कुछ नहीं कमा रहा है, तो क्या होगा, वो भूखों मरने लगेगा। मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन अपनी किसी भी हालत में आपको अपना जो व्यवसाय है वो नहीं बदलना। मतलब आप कुम्हारी छोड़कर कोई और काम नहीं कर सकते हो। मतलब मान लो वो कुम्हार है, वो चाहे कि भाई सर्दियाँ आ गई हैं तो बारिश आ गई है, चलो तो हम भुट्टे का ठेला लगा लेते हैं, हम सब्जी का ठेला लगा लेते हैं, लेकिन नहीं, आप वो नहीं कर सकते हो। इस चीज़ की बाउंडेशन होती है। वह अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार भी नहीं रह पाता है और कभी कभी वह इस प्रथा के कारण भूख से मरने की स्थिति में भी पहुंच जाता है। जब हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात अपने काम के प्रति हमें जो है ईमानदार रह ही नहीं सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, आदर्श समाज की 2 विशेषताओं की चर्चा कीजिए। अब हमारा दूसरा भाषण था मेरी कल्पना का आदर्श समाज, उससे ये प्रश्न आया, क्या पूछा गया है कि आदर्श समाज की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। आदर्श समाज की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, आदर्श समाज में बहुविध हितों की धारणा होनी चाहिए एवं उसमें गतिशीलता का समावेश होना चाहिए। अब क्या है मतलब समझिए, बहुविध हितों की धारणा यानी कि सभी की अच्छाई हो, इस धारणा के साथ आदर्श समाज को स्थापित करना चाहिए।
उस समाज में रहने वाले सभी के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम जो भी कार्य करेंगे उससे सभी की भलाई होगी। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ अपनी भलाई कर रहे हैं, उसमें सभी की भलाई शामिल होनी चाहिए और साथ ही साथ उसमें गतिशीलता का समावेश होना चाहिए। गतिशीलता यानी कि उसमें हमेशा कार्यरत रहने से समाज के उत्थान में जो है वो फर्क, उत्थान होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए। गतिशीलता रहेगी तो उत्थान और प्रगति तो होगा ही होगा। हर वर्ग को पर्याप्त साधन और अवसर मिलने चाहिए, कोई भी वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, सभी को समान अवसर, समान साधन मिलने चाहिए अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। प्रश्न संख्या 5 है, जाति प्रथा के पोषक लोग क्या स्वीकार करने को तैयार हैं? अब जो लोग चाहते हैं कि जाति प्रथा होना चाहिए, ठीक है, जाति प्रथा के पोषक वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जाति प्रथा होनी चाहिए, लोग क्या स्वीकार करने को तैयार हैं? क्या चीज? जाति प्रथा के पोषक लोग यह स्वीकार करने को तैयार हैं कि व्यक्ति को जीवन, शरीर तथा संपत्ति की सुरक्षा तथा अधिकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, परंतु वे मनुष्य की क्षमता के प्रभावशाली उपयोग की स्वतंत्रता की छूट ना देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आप थोड़ी तो छूट दे रहे हो मगर जो मेन है उसे नहीं दे रहे हो। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है, वो ये चाहते हैं कि व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करने, शरीर और संपत्ति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार होता है। अब मान लीजिए हमारा एक घर है या एक झोपड़ी है, तो उस व्यक्ति को ये पूरा अधिकार है कि वो उस घर की सुरक्षा करे, उसके अपने शरीर, अपने परिवार वालों की सुरक्षा करे, अपनी संपत्ति को अर्जित करे। इस चीज़ को पूरा उसको अधिकार मिलना चाहिए, सुरक्षा भी करे, अर्जित भी करे, पूरा अधिकार है। लेकिन परंतु मनुष्य की क्षमता के प्रभावशाली उपयोग की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। कि यानी कि अगर एक व्यक्ति जो कुम्हार के यहाँ पैदा हुआ है उसके अंदर ये क्षमता है कि वो अच्छे से पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सकता है, तो उसे इसकी छूट नहीं होनी चाहिए। यानी कि उसकी क्षमता अगर है भी तो भी वो अपने व्यवसाय को बदलने की छूट नहीं होनी चाहिए। जाति प्रथा के पोषकों का ये मत है। ठीक है, आप अपनी संपत्ति, अपने शरीर, अपनी क्या कहते हैं अपने जीवन, इन सभी की सुरक्षा का अधिकार रखते हो, इसे बढ़ाने का अधिकार रखते हो, लेकिन अपने व्यवसाय को बदलने का अधिकार नहीं रखते हो। प्रश्न संख्या 6 है, मनुष्य की क्षमता को कौन सी बातें प्रभावित करती हैं? यानी कि हमारी जो कैपेबिलिटी है वो किन दो चीजों के कारण प्रभावित होती है? शारीरिक वंश परंपरा यानी कि रंग, रूप और आकृति के कारण, और दूसरी है सामाजिक उत्तराधिकार एवं मनुष्य के अपने प्रयत्न। अब यहाँ पर आ गई हम हमारी कैपेसिटी क्या है, यानी कि हमारे अंदर की क्षमता क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम इसको बोलें कि ये प्रभावित किस चीज़ से होगी, यानी कि हम बोले कि मान लीजिए हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम जो है वो डॉक्टर बन सकते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण आपको दिया कि एक बच्चा जो है वो कुम्हार के घर पैदा हुआ, लेकिन वो बहुत तीव्र बुद्धि का है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, सब कुछ है, इतना कैपेबल है कि वो पढ़ लिख कर आगे डॉक्टर बन सकता है। लेकिन अब उसकी ये क्षमता अगर प्रभावित हो रही है तो किस चीज़ से होगी? पहली चीज़ है रंग, रूप और आकृति से। यानी कि उसकी बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, वो फिजिकल अपीयरेंस पहले देखते हैं। सबसे पहले अगर हम कहीं पे एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमको फिजिकल रूप से पहले आंका जाता है, हमें जस्टिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति की क्या कैपेसिटी है ये देख कर नहीं, उसके रंग को देखकर, रूप को देखकर, आकृति को देखकर हम आंकने लगते हैं। मान लीजिए हम ये बोले कि एक औरत जो है वो साड़ी पहने हुए है, सिंपल तरीके से, उसके हाथ में एक बैग है, एक छोटा सा बच्चा उसकी गोद में है, तो हम कहेंगे भाई ये घरेलू औरत है, गृहस्थी संभालने वाली है। पर ऐसा नहीं है, वो पढ़ी लिखी हुई किसी कॉर्पोरेट जगत में काम भी करने वाली महिला हो सकती है, मगर हमने उसको देखकर आंका क्या कि वो सिर्फ एक घरेलू है। तो मतलब पहली उसकी क्षमता कहाँ प्रभावित हो गई, उसको जब हमने आंका इस तरीके से। दूसरी चीज है सामाजिक उत्तराधिकार एवं मनुष्य के अपने प्रयत्न। दूसरा जो प्रभावित होता है वो होता है वंशानुगत कोई चीज हमें प्राप्त होती है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा, बढ़ई का बेटा बढ़ई बनेगा। ये जो एक वंशानुगत जो चीज़ होती है वो गलत है, उससे क्षमता प्रभावित होती है। और दूसरा चीज़ मनुष्य के अपने प्रयत्न। मान लीजिए हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हम पढ़कर बहुत अच्छे पद पर जा सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रयत्न ही ना करें और जो हमें मिला है हम उसी में ही खुश रहें, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी क्षमताओं को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं।
तो क्या हो रहा है, उससे हमारी क्षमता प्रभावित होती है। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक समता और राजनीतिज्ञ के बारे में क्या कहता है। समता का मतलब समानता। समता के बारे में लेखक का कहना है कि यह काल्पनिक जगत की वस्तु है, परंतु व्यवहारिक धरातल पर इसकी जरूरत है। दूसरा, राजनीतिक के पास परिस्थितियों के अनुसार समता अपनाने का रास्ता ही बचा है, क्योंकि वह हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार नहीं कर सकता। सबसे पहले समझिए कि समता क्या है। समाज में हर किसी व्यक्ति को समान अधिकार देना, ये कहलाता है समता। ठीक है, समान अवसर देना, समान अधिकार दिलाना। अब उन्होंने बोला कि अगर हम वास्तविक धरातल पे आए तो ये एक काल्पनिक वस्तु है। क्या सबको समान अधिकार प्राप्त हो सकते हैं? देखिए, पहली चीज जो इसमें बाधित होती है, ये मनुष्य के अंदर की क्षमता के कारण होती है। अगर उसकी क्षमता नहीं है तो उसे हम लाख अधिकार दे दें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसीलिए इसे काल्पनिक बोला गया। दूसरा, राजनीतिज्ञों के पास ये एक ऑप्शन होता है कि वो सभी से समान व्यवहार करें। क्यों? क्योंकि अगर उसके सामने विभिन्न, अब राजनीतिज्ञ क्या है, वो पूरी जनता से मिलता है। जनता में धनी वर्ग भी आ रहा है, मध्यम वर्ग भी आ रहा है, निम्न वर्ग भी आ रहा है, जाति भी तरह तरह की आ रही है, तो वो सबसे उसका नाम पूछकर, जाति पूछकर उससे अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकता। उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो समाज में सभी से समान व्यवहार करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो ये उसके पास चॉइस नहीं होती है। प्रश्न संख्या 8 है, आधुनिक समाज में कौन सी समस्या सामने आ खड़ी हुई है। अब ये कौन सी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं? आज के आधुनिक समाज में गरीबी और उत्पीड़न की घोर समस्या होते हुए भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जितनी बड़ी समस्या यह है कि बहुत से लोग अपने निर्धारित काम को अरुचि के साथ विवशता पूर्वक करते हैं। यह प्रवृत्ति चालू काम करने एवं काम ना करने को प्रेरित करती है। अब सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि गरीबी है या दूसरों का शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, ये समस्या नहीं है। इससे बड़ी ये समस्या है कि बहुत से लोग निर्धारित काम, यानी कि उनको जो काम दिया गया है उसके प्रति उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो मन लगाकर काम नहीं करते और जो प्रोडक्शन होता है वो बेहतर नहीं होता है, यानी कि वो अरुचि के साथ विवश हैं कि उन्हें वो काम करना। देखिए, आप बहुत सारी बस्तियों में जाइए, वहाँ पे अगरबत्ती, बीड़ी, सिगरेट, इन सारी चीज़ों को बनाने के छोटे छोटे उद्योग धंधे चलते हैं। बहुत, अब कोई फैमिली क्या है, पूरे छोटे छोटे बच्चे भी उस काम में लगे हुए हैं। बच्चों का मन नहीं है, लेकिन घर वाले ज़बरदस्ती भेज रहे हैं कि नहीं आपको जाओ, करना है। ठीक है, बड़े बड़े लोग भी ज़बरदस्ती उस काम में लगे हैं, उनकी इच्छा नहीं है ये काम करने की। तो वहाँ पर यहाँ क्या है, वो उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो विवश है इस काम को करने के लिए कि नहीं, वो मजबूर है करने के लिए। इससे क्या है, या तो वो बस ऐसे ही काम चलाऊ काम कर देते हैं, या फिर वो काम ना करने के लिए बाधित हो जाते हैं। अरे ठीक है, जो काम हो रहा है हो, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, जाओ भाड़ में, इस तरीके का काम हो जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, हमारे समाज में जाति प्रथा किस रूप में स्थापित की गई थी। यानी कि जब हमारे समाज का निर्माण हुआ था तो उस समय जाति प्रथा किस रूप में स्थापित की गई थी। देखते हैं, प्राचीन काल से ही हमारे समाज में वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था संचालित की जाती थी। इसका आधार श्रम विभाजन ही था, यानी कि श्रम के आधार पर इन सभी की व्यवस्था की गई थी। समाज में ब्राह्मण पठन पाठन के लिए, क्षत्रिय राजपाट तथा सैन्य व्यवस्था के लिए थे, वैश्य वाणिज्य व्यवसाय के लिए थे। तीनों वर्णों का समस्त समाज हेतु सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शूद्र थे। इच्छा या रुचि से उस समय व्यवसाय बदले की जाने सकते थे, यानी कि हम जब हमारा मन नहीं है तो हम बदले जा सकते थे। इसका उदाहरण विश्वामित्र का राजा से ऋषि होना था। यह एक स्वस्थ श्रम विभाजन व्यवस्था थी, लेकिन समय के साथ इस व्यवस्था को कठोर एवं रूढ़िकृत बना दिया गया। यानी कि देखिए, 4 वर्ण बनाए गए। पहला क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आप ये 4 वर्ण बनाए गए, लेकिन इन 4 वर्णों को बनाने का जो मोटिव था वो अलग था। मान लीजिए एक घर में 4 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, 4 लड़के हैं। एक लड़का पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है,
तो वो क्या व्यक्ति, वो बच्चा जाकर ब्राह्मण कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो वेदों का अच्छा ज्ञाता है, दूसरों को अच्छे से पढ़ा सकता है, समझा सकता है, तो वो कहाँ आ जाएगा, ब्राह्मण में आ जाएगा। अब दूसरा लड़का जो है वो क्या है, वो लोगों की कमांड अच्छे से कर लेता है, वो दूसरों से लड़ अच्छे से लेता है, उसके अंदर युद्ध कौशल है, दिमाग बड़ा तेज है, तो वो क्या चला जाएगा, एक सैनिक बन सकता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो क्षत्रिय कैटेगरी में चला जाएगा। तीसरा लड़का जो है वो क्या है, वो जो है व्यवसाय बड़ा अच्छा कर लेता है, दूसरों से मोल भाव अच्छा कर लेता है, सामान ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का परख के लेके आता है, तो वो चला जाएगा वैश्य समाज में। ठीक है, अब चौथा लड़का जो है वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं है, ना वो उसके अंदर कोई क्वालिटी है, कुछ नहीं है, मतलब एक वो बहुत ही बिलो एवरेज बच्चे जो होते हैं वो उस तरीके से आ जाता है। तो वो क्या करेगा, वो बाकी जो 3 भाई हैं उनको वो हेल्पिंग हैंड की तरह वर्क करेगा। ठीक है, यानी कि जैसे जो ब्राह्मण है उसके लिए क्या कहते हैं, भैया आज हम खाना नहीं बना पाए, आप मेरे लिए खाना बना दो, तो वो छोटा वाला खाना बना देगा। ठीक है, दूसरा अब वो क्या कर रहा है, वो उन लोगों को समाज में जो लोग काम कर रहे हैं प्रगति का, उसके लिए उनको पीछे से सपोर्ट कर रहा है, हेल्पिंग हैंड की तरह काम करेगा, तो वो शूद्र कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हमारे समाज में इन वर्ण व्यवस्था को लागू किया गया था, तो हर व्यक्ति, आप किसी भी परिवार में जन्म लो, कुछ भी करो, कहीं पर भी जन्म लो, आपके अंदर जो क्षमता है आप उस समाज में दाखिल हो सकते हो। पढ़ने में अच्छे हो, ब्राह्मण बन जाओ, लड़ने में अच्छे हो, क्षत्रिय बन जाओ, शासन करने में अच्छे हो, क्षत्रिय बन जाओ, आप व्यवसाय करने में अच्छे हो तो आप वैश्य बन जाओ, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो इन तीनों कम्युनिटी को आप हेल्पिंग हैंड की तरह सपोर्ट करो, आप शूद्र कैटेगरी में आ जाओ। तो ये वर्ण व्यवस्था एक बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे क्या हुआ, लोगों ने उस जाति में पैदा होने वाले लोगों को उस व्यवसाय के साथ ही बांध दिया, जो कि गलत था। लेकिन जब ये व्यवस्था बनाई गई थी तो ये उत्तम व्यवस्था थी। प्रश्न संख्या 10 है, जातिवाद भावनात्मक समता में बाधा उपस्थित करता है। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के आलोक में कथन का निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। जातिवाद जो व्यवस्था है, ठीक है, भावनात्मक समता में बाधा है। क्या है भावनात्मक समता, यानी कि भावों के रूप में जो बराबरी होती है, यानी कि हम व्यवहार लोगों से जो करते हैं उसमें वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। वो आपको बताना है किसमें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भाषण दिया उसके आलोक में इसे स्पष्ट करना है। कैसे, देखिए, जातिवाद की भावना समता में बाधा उपस्थित करती है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भावनात्मक समता तभी प्रतिष्ठित हो पाती है जब समान भौतिक स्थितियां व जीवन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जातिवाद के समाप्त होने पर भी यह संभव हो पाएगा। जातिवाद असमान व्यवहार को उचित ठहराता है जो सर्वथा अनुचित है। समाज को विकास और उत्थान के पथ पर तभी अग्रसर किया जा सकता है जब जातिवाद जैसी कुप्रथा से उसकी रक्षा हो सके। तभी हम अपने देश भारत को प्रगति की दिशा में गगन चूमते देख पाएंगे। सबसे पहले आपको समझा, मैंने आपको बताया ना जातिवाद क्या होता है, जाति के आधार पर लोगों को बांट देना। भावनात्मक समता क्या होती है, इमोशनली जो है हम सबको एक साथ समझें। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब हम घर से बाहर निकले, हमारे सामने एक अफसर है, दूसरी तरह हमारे पास में एक क्या कहते हैं चपरासी है। ठीक है, मगर हमारे व्यवहार करने का तरीका क्या है, उस धनी वर्ग से हम बड़ी इज्जत से बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे से जब हम चपरासी से बात करें, अरे तुम जाओ इधर जो करो, तो ये गलत है। हम इससे बात करें या इससे बात करें, हमारे मन में भावना सेम होनी चाहिए कि ये दोनों मनुष्य हैं। ठीक है ना, तो ये होता है भावनात्मक समता। जबकि जाति प्रथा के हिसाब से, अगर हम जाति प्रथा को देखें तो हम इस हिसाब से समान व्यवहार कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को अगर जाति के हिसाब से डिवाइड कर देंगे तो हमारा व्यवहार भी उनके प्रति वैसा ही हो जाता है। जबकि भाई हमें मनुष्य के हिसाब से सबको बराबर देखना चाहिए, ना कि जाति के हिसाब से हमें देखना चाहिए, क्योंकि जाति के हिसाब से जहां हमने देखा हमारे व्यवहार में समानता रहेगी नहीं, असमानता आ जाएगी।
हम एक वर्ग से दूसरी तरीके से बात करेंगे, दूसरे वर्ग से दूसरे तरीके से, तीसरे वर्ग से अलग तरीके से, मतलब हम चारों वर्ण से हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे, जो सही नहीं है। भावना, यहाँ पर जातिगत भावनात्मक समता जो है वो तभी संभव है जब समाज जाति में विभाजित ना हो, और जब जाति में विभाजित नहीं होगा, हम सभी को समान रूप से देखेंगे, समान रूप से व्यवहार करेंगे, तभी भारत अच्छे से प्रगति कर पाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ क्या दिया गया है, भारत की जाति प्रथा क्या क्या काम करती है। अब भारत में ये जो जाति प्रथा जो लागू की गई, ये क्या क्या काम कर रही है। भारत की जाति प्रथा को आधुनिक समाज उचित नहीं मानता। बात सही है, आज के समय में जाति कोई मायने नहीं रखती। आप कितना कैपेबल हो, आप कितना अच्छे से कर सकते हो काम को, सिर्फ ये मायने रखता है, जाति कहीं कोई मायने नहीं रखती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन तो करती है, इसके साथ साथ विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का एहसास भी करा देती है, जो सर्वथा अनुचित है। इससे देश में विषमता की भावना प्रबल होती है तथा भ्रष्टाचार भी फैलता है। ऐसा विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया गया। अब देखिए, हम अगर आधुनिक समय को ना देखें, हम थोड़ा सा पीछे जाएं। भाई आधुनिक समय में तो हम देख रहे हैं कि जाति प्रथा इतना मायने नहीं रखती है, लोगों की क्षमता ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम ये देखेंगे, जब जाति प्रथा के हिसाब से समाज को विभाजित किया गया था, तो वो श्रमिकों की क्षमता को विभाजित कर रही थी। मेरी क्षमता जो है वो हम पूरी तरीके से दिखा नहीं सकते, क्योंकि मुझे जाति के साथ बांधा गया था। ठीक है, मेरी जाति कुम्हार है तो मुझे कुम्हारगिरी ही करनी है। मेरी क्षमता अगर ये है कि मैं पढ़ लिख कर अच्छा डॉक्टर बन सकती हूँ, तो मेरी वो कोई भी क्षमता नहीं देख रहा है। मुझे जो है वो क्या करना है, श्रमिक का कार्य ही करना है। अब ये जब उसे बांट देता है तो साथ ही साथ इन्हें देखने का नजरिया भी हो जाता है। हम ऊंचे वर्ग के हैं, मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, हम ज़्यादा ऊंचे हैं, हम क्षत्रिय हैं तो हम भी ऊंचे हैं, हम वैश्य हैं हम भी ऊंचे हैं, शूद्र है तो वो धुतकारने के लायक है। ये गलत भावना होती है, लोगों में ऊंच नीच की भावना को पैदा कर देता है जाति प्रथा। तो ये क्या कर रहा है, जो बिल्कुल भी गलत है। इससे समाज का उत्थान नहीं हो सकता, देश भी प्रगति की ओर जो है बढ़ नहीं सकता है। चलिए अब एक प्रश्न संख्या 12 क्या है, डॉक्टर अंबेडकर अपनी कल्पना में समाज का कैसा रूप देखते थे। तो अब जैसे हमारा दूसरा जो भाषण है वो क्या है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो उस पूरे भाषण में उन्होंने ये हमको बताया कि वो किस तरह के समाज को चाहते हैं। तो चलिए उसी को देखते हैं। क्या दिया है, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज की परिकल्पना कैसी थी। अब इन दोनों में ही हमने क्या आंसर पूछना चाहा है कि उन्होंने जो कल्पना करी है अपने समाज के लिए वो किस तरीके की है। देखिए क्या है, डॉक्टर अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता अर्थात भाईचारे पर आधारित है। तो उन्होंने 3 पिलर्स दिए अपनी कल्पना का, जो समाज वो चाहते थे बनाना, कि इस तरीके का समाज होना चाहिए, जिसमें थी स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी, दूसरा है समता यानी कि समानता, और तीसरा है भ्रातृता यानी कि भाईचारा। हम जितने भी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को भाई समझें और उसी के हिसाब से कार्य करें। ठीक है, जैसे भाई भाई को हम लोग करते हैं ना, उसी तरीके से करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया आगे, उनके अनुसार ऐसे समाज में सभी के लिए एक जैसा मापदंड तथा उसकी रुचि के अनुसार कार्यों की उपलब्धता होनी चाहिए। अब उन्होंने इसके लिए क्या बोला कि जितने भी समाज के लोग हैं उन्हें हमें एक ही क्राइटेरिया में रखना। जैसे हम लोग के समाज में क्या होता है कि लोग जैसे मेहनत करते हैं, जैसे काम करते हैं, उस तरीके से अर्निंग होनी चाहिए। आप जितना श्रम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, आपको उतना पैसा मिलेगा। आप चाहे बौद्धिक श्रम करो चाहे शारीरिक श्रम करो। तो यही चीज़ समानता उन्होंने बोली। उनकी रुचि के अनुसार कार्यों की उपलब्धता होनी चाहिए। मेरा इंटरेस्ट जिसमें है हम उसी कार्य क्षेत्र में काम करें। जैसे कि जाति प्रथा में क्या होता था, हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है, हमें अपना पैतृक कार्य ही करना पड़ता था। लेकिन अब उन्होंने जो अपना आदर्श समाज बताया, उसमें आपकी जो क्षमता है, आपकी जो रुचि है, आप उस कार्य क्षेत्र में काम कर सकते हैं। सभी व्यक्तियों को समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध होना चाहिए। सभी को सारी चीज़ें समान रूप से, ये नहीं कि आप इस जाति के हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, या आप इस जाति के हैं तो आपको जितना प्रेफरेंस नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में जितने लोग भी हैं, आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, समान रूप से आपको अधिकार प्राप्त होने चाहिए, सभी अवसर प्राप्त होने चाहिए।
उनके आदर्श समाज में जातीय भेदभाव का तो नामो निशान ही नहीं था। इस समाज में करनी पर बल दिया गया था, ना कि कथनी पे। कहने का तात्पर्य, जैसे मैंने बोला कि आप जिस तरीके से कार्य करेंगे आप उसी तरीके से अर्न करेंगे। मैंने कहा बोला कि श्रम पर आपकी अर्निंग डिपेंड करती, करनी पर बल दिया गया है, कथनी पर नहीं। यानी कि कोई भी जाति के आधार पर आपको प्रेफरेंस नहीं मिलने वाली है। आप जो श्रम कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपनी अर्निंग करेंगे। अब उसमें आप हो सकता है शारीरिक श्रम आ सकता है, बौद्धिक श्रम आ सकता है, दोनों तरीके से आ सकता है। प्रश्न संख्या 13 है। यहाँ पे भी देखिए 2 प्रश्न हैं, एक ही जैसे पूछे गए लेकिन थोड़े से अलग अलग तरीके से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें संक्षेप में लिखिए। जो उन्होंने अपनी कल्पना का आदर्श समाज बनाया, उसकी आधारभूत बातें क्या थी? तो हमने अभी बताया आपको आधारभूत क्या बातें थी, उसी को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा है, डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज के 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। उनके 3 बिंदु क्या थे? स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। यही 3 बिंदु हैं जिस पे उन्होंने अपनी कल्पना का आदर्श समाज पूरी तरीके से खड़ा किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उनका आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित है। समाज में जब भाईचारा बढ़ेगा तभी हर व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। यानी कि जितने भी लोग हैं उन्हें पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, क्या कार्य करना चाहते हैं, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। समाज के सदस्यों को प्रारंभ से ही समान अवसर तथा समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। समाज में जितने भी लोग हैं उनके साथ क्या करना है? हमें समान व्यवहार करना है, सभी के साथ हम एक जैसा व्यवहार करेंगे। ये नियम कहेंगे कि भाई आप धनी हो तो हम आपके साथ ज़्यादा अच्छा व्यवहार करेंगे, दूसरे के साथ नहीं करेंगे। आप इस जाति के हो, आप ये कार्य करते हो तो हम आपसे अच्छा सभी से हमें समान व्यवहार करना है। क्योंकि इनका जो तीसरा पिलर है भ्रातृता, वो क्या कहता है कि समाज में जितने भी मनुष्य हैं वो सभी हमारे भाई हैं। तो भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करेगा? ऊंच नीच का व्यवहार तो करता नहीं है, समान व्यवहार करता है। तो हमारे लिए समाज में रह रहे सभी लोग क्या हैं? वो भाई होंगे। तो उनसे हम किसी भी तरह से जो है ऊंच नीच का भेदभाव का व्यवहार नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 14 है। आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त करिए। अभी तक हमने यहाँ पर देख लिया कि डॉक्टर अंबेडकर का जो आदर्श समाज है वो किन 3 बिंदुओं पर आधारित है और उसमें क्या क्या चीज़ों की बात कही गई है। अब इन सारी चीज़ों पे हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या आज़ादी के इतने साल बाद ये चीज़ पॉसिबल हो चुकी है, क्या ऐसा लागू हुआ है। इन सारी चीज़ों पे हमें अपने विचार देने हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार उनका आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित है। समाज में आपसी प्रेम एवं भाईचारे की वृद्धि होगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता रहेगी और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूर्ण अवसर उपलब्ध होगा। उनके मतानुसार एक संतुलित एवं आदर्श समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध होना चाहिए। तो ये तो उनके विचार थे। अगर हम इस चीज़ से बोलें तो हम ये कहेंगे कि उन्होंने जो आदर्श समाज की कल्पना करी थी वो समाज कहीं ना कहीं अब हमें सार्थक होता दिखता है। हाँ, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो अभी तक सार्थक नहीं हुआ है लेकिन पहला और दूसरा ज़रूर हुआ है। पहले में हमारे पास क्या था? स्वतंत्रता। हम सभी को आज स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से हम जीते हैं, हम जो चाहें वो व्यवहार करते हैं, जो व्यवसाय करना चाहें हम वो व्यवसाय करते हैं। हमें इतनी आज़ादी मिली हुई है। जहाँ तक समानता का व्यवहार है, समता का व्यवहार है, वो भी हमें समता प्राप्त है। हम एक देश के नागरिक हैं और उसके तहत हमें एक वहाँ के नागरिक होने के नाते वो सभी अधिकार प्राप्त हैं जो एक नागरिक को प्राप्त होने चाहिए। किसी को भी ऊंच नीच का भाव नहीं। हाँ, भ्रातृत्व के भाव में अभी डेवलप होना थोड़ा सा बाकी है, बहुत कुछ हुआ है लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से सार्थक नहीं हो पाया है। ये मेरा अपना मत है। प्रश्न संख्या 15 है। जातिवाद के पोषकों के समर्थन के आधार पर क्या आपत्तिजनक है? अब जातिवाद के पोषक कौन है? वो लोग जो चाहते हैं कि जाति प्रथा हमेशा समाज में लागू रहे। ठीक है,
के समर्थन के आधार पर क्या आपत्तिजनक है। अब उसमें क्या चीज़ गलत है, हम क्या चीज़ आपत्तिजनक कह सकते हैं, वो चीज़। जातिवाद के पोषकों के समर्थन के आधार पर यह बात आपत्तिजनक है कि यह जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुई है। देखिए, श्रमिक विभाजन और श्रम विभाजन क्या है। हम जाति के हिसाब से श्रम विभाजन हमारा करना ठीक नहीं है, ठीक है। श्रम विभाजन होना चाहिए समाज में, ये बिल्कुल सही है। जिस इंसान की जितनी कैपेबिलिटी है वो उस एरिया में जाकर, उस क्राइटेरिया में जाकर कार्य कर सकता है। श्रम विभाजन समाज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये श्रम विभाजन जाति प्रथा के आधार पर नहीं होना चाहिए कि आपकी जाति ये है तो आपको ये कार्य करना है। ये सरासर गलत चीज़ है। और अगर जाति की प्रथा के हिसाब से श्रम विभाजन होता है तो वो श्रमिक का भी विभाजन करता है। श्रमिक कौन हुआ? जो उस जाति में जन्म ले रहा है। भाई उसका क्या किया आपने? पहले तो उसके पैदा होने से पहले ही ये चीज़ डिसाइड कर ली जाती थी कि तुम अगर इस कुल में जन्म लेगा तो वो ये कार्य करेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, हमने श्रमिक को भी बांट दिया। वो व्यक्ति जो अभी जन्मा ही नहीं है, हमने डिसाइड कर लिया कि उसे पैदा होने और बड़े होने के बाद करना क्या है। अब जब वो बड़ा होगा, उसकी क्षमता कुछ और निकलेगी, तो वो चाहकर भी अपने जो है व्यवसाय को बदल नहीं सकता। तो इसीलिए जाति प्रथा के आधार पर अगर श्रम विभाजन होता है तो वो श्रमिक का भी विभाजन करता है, जो सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक है। ये तार्किक है कि श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु कोई भी सभ्य समाज श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। हमारे समाज में भी श्रम विभाजन है, आप देखोगे ना। देखो कैसे होते हैं। हमारी जो कैपेबिलिटी है, मान लीजिए हमारा फोटे क्या है, हम आपको पढ़ा ले अच्छे लेते हैं, तो हमारा श्रम क्या है, अध्यापन है। तो हमारा जो श्रम विभाजन किया गया वो अध्यापन क्राइटेरिया में। अब दूसरा व्यक्ति मान लीजिए जैसे हमारे कैमरामैन हैं, तो उनको क्या है, टेक्निकल नॉलेज अच्छी है तो वो कैमरे के साथ में है। एक व्यक्ति कंप्यूटर पे है तो उसे वहाँ की नॉलेज है। तो हर इंसान का श्रम विभाजन किया गया है उसकी रुचि के अनुसार और उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार कि उसके अंदर क्या क्षमता है, क्या हुनर है। तो हर एक सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन उत्तम होता है, तभी समाज उत्थान करता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि उस व्यक्ति की रुचि नहीं है, मान लीजिए मेरी रुचि नहीं है आपको पढ़ाने में और मुझे ज़बरदस्ती आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, तो हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब अंदर से नहीं आ रहा और ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे तो बस एक खाना पूर्ति होगी, आपको ना समझ में आएगा ना हमको पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, चीज़ है ना। तो इसीलिए व्यक्ति का श्रम विभाजन होना चाहिए उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार, ना कि जाति के अनुसार। जैसा कि यही एक सबसे आपत्तिजनक चीज़ है, क्योंकि वो श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों में अस्वाभाविक विभाजन करता है। अस्वाभाविक मतलब जो उसका स्वभाव नहीं है उसे उस कैटेगरी में लाकर पटक देता है। अब मान लीजिए मैं जहाँ पर जन्मी हुई वहाँ उस घर में अगर मान लीजिए सब डॉक्टर हैं और मेरा काम है अध्यापन, तो मुझे ज़बरदस्ती अगर डॉक्टर की फील्ड में फोर्स किया जाएगा तो क्या होगा, मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगी? नहीं बनूंगी। तो वो मेरी अरुचि के हिसाब से मेरा जो है वो व्यवसाय होगा, गलत है। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से हम अपना कार्य करते हैं। अब है प्रश्न संख्या 16 पे। 16 में क्या दिया है, देखिए अब 3 प्रश्न दिए गए हैं लेकिन घुमा फिरा कर एक ही चीज़ पूछी गई है। क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मतानुसार दास्ता की व्यापक परिभाषा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन जो दास्ता होती है यानी कि हम किसी की गुलामी करें, उसकी सही परिभाषा उन्होंने क्या दी है। दूसरा, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है। अब लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के संदर्भ में लेखक के अनुसार दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है। तो मेन दास्ता को हम क्या बोलेंगे? दास्ता हम बोलेंगे किसी की गुलामी करना। एक होती है शारीरिक गुलामी, एक होती है मानसिक गुलामी यानी कि दिमागी गुलामी। हम किसी की चापलूसी करते हैं तो हम दिमाग से उसके गुलाम होते हैं, उससे शारीरिक रूप से हमें गुलाम बनाकर नहीं रखा है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, लेखक के अनुसार दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, यानी कि कोई हमें कानूनी रूप से दास बना ले, इसी को हम दासता नहीं कह सकते हैं।
दासता वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? इन्होंने दासता का मतलब ये बताया है कि हमको विवश होकर, यानी कि हमारा मन नहीं है लेकिन तभी हम विवश होकर उनके अनुसार ही हमें अपना व्यवहार करना पड़ता है, तो वो भी दासता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारी इच्छा तो चल नहीं रही, हम उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ, दासता ही कहलाएगी। अपनी इच्छा के विरुद्ध व्यवसायों को अपनाना दासता का सशक्त उदाहरण है। यानी कि हमारी इच्छा नहीं है और उस व्यवसाय को भी हम अपनाएं तो भी वो दासता ही कहलाती है। लेखक के अनुसार जब तक समाज में समता समानता स्थापित नहीं हो जाती तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। यानी कि आज कहने को तो हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन अगर हमारे बीच समानता नहीं है तो हम इसको आज़ादी नहीं मान सकते। जब तक स्वतंत्रता कुछ ही लोगों तक सीमित रहेगी तब तक दासता से मुक्ति पाना संभव नहीं हो सकता है। इस तथ्य को देखकर लगता है कि विदेशी ताकतों को देश से भगाना अधूरी स्वतंत्रता की ही प्राप्ति थी। मतलब हमने विदेशी ताकतों को तो अपने देश से भगाकर स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया, लेकिन अंबेडकर जी के अनुसार, या हम कहें कि उन्होंने जो सोचा वो बिल्कुल सही है, कि जब तक हमने उनको तो भगा दिया लेकिन उनकी सोच, उनके जो क्रियाकलाप थे वो सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट कर ली और उन्हीं के अनुसार ही हम काम करते रहे। आज भी कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। मतलब हमने अपना कोई चीज़ अपनाया ही नहीं। हमने जो, उन्होंने इतने साल हमारे ऊपर राज किया, हमने उन्हीं की आदतें, उन्हीं की बातों को अपना दिया। उन्हें तो भगा दिया लेकिन उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा को हमने अपना लिया। तो ये हम पूर्ण स्वतंत्रता इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी हम मानसिक रूप से किसी की सोच के अंदर कैद हैं। हम अभी अपनी सोच को खुद डेवलप नहीं कर पाए हैं। प्रश्न संख्या 17, दासता केवल कानूनी पराधीनता ही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर इस कथन को वो स्पष्ट कीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर की एक कथन है कि दासता सिर्फ कानूनी पराधीनता नहीं है। कानूनी पराधीनता का तात्पर्य क्या होता है? जैसे आपने कहीं जुर्म किया और आपको जो है कैदी या जेल में डाल दिया जाता है और फिर आपको उन्हीं जेलर के हिसाब से उठना बैठना, खाना, काम करना, सब कुछ करना पड़ता है। तो वहाँ पर हमारी मर्जी नहीं चल सकती है और हम ना आज़ाद हैं क्योंकि हमें अपनी मर्जी से इधर उधर घूमना अलाउ नहीं है, बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो हम क्या होते हैं, वो कानूनी पराधीनता में होते हैं, हम दास होते हैं उस वक्त। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कहनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे का आश्रय ये है कि सिर्फ इस तरह की दासता को हम दासता नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा हम जब मानसिक रूप से दास होते हैं, किसी और के हिसाब से जब हम व्यवहार करते हैं, तो वो भी एक तरह की दासता कहलाती है। लेखक के अनुसार दासता की परिभाषा वह है जिसमें किसी को किसी की प्रकार की स्वतंत्रता ना हो, यहाँ तक कि वह अपना व्यवसाय भी स्वयं न चुन सके, जैसा कि पहले हुआ करता था। आप जिस कुल में पैदा हुए हैं आपको उसी का जो है पैतृक कार्य करना पड़ेगा। इसका सीधा अर्थ निकलता है कि उसे दासता की जकड़ में रखा जाता है। दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जाता, बल्कि दासता में वह स्थिति भी शामिल है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। कानूनी पराधीनता ना होने पर भी यह स्थिति पाई जा सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम कानूनी पराधीनता में हैं तो ही हम जो व्यवहार कर रहे हैं वही, कभी कभी कानूनी पराधीनता नहीं होती है तब भी हम वो कार्य कर रहे होते हैं। यानी कि किसी और के हिसाब से हम चल रहे होते हैं कि नहीं, हमको इतने बजे ही ये कार्य करना है, ऐसा लिखा हुआ, ऐसा उन्होंने कहा था। अरे क्यों कहा था भाई, हमारे हिसाब से हम चलेंगे ना। इस प्रकार की स्थिति में भी व्यक्ति को अपना जीवन विवश होकर जीना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वह मानसिक रूप से स्वस्थ एवं संतुष्टि का जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है। अब इसको अगर हम आज की प्रैक्टिकल लाइफ में देखने की कोशिश करें तो ये तरह की कानूनी, जो हम कह रहे कानूनी पराधीनता को छोड़ दो, हम आज़ाद हैं, हम सभी आज़ाद हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं पराधीन हैं। आप अपने अंदर खोजने की कोशिश करिए, क्या हर चीज़ आप सही तरीके से कर रहे हैं? क्या किसी दूसरी संस्कृति की चीज़ों को अपना रहे हैं? आपकी अपनी चीज़ों का आप फॉलो नहीं कर रहे हैं? तो अगर ऐसा है तो आप वाकई उस देश की संस्कृति के दासता के अंदर हैं।
प्रश्न संख्या 18 है, लेखक के समता संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। अब जो हमारे लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी ये कल्पना का जो आदर्श समाज है वो 3 स्तंभों पे खड़ा है। पहला स्तंभ है आपका स्वतंत्रता, दूसरा समता और तीसरा है भ्रातृता। अब इन्होंने दूसरे स्तंभ के बारे में पूछा है। दूसरा स्तंभ क्या है? वो है समता। उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करने हैं। लेखक के अनुसार सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। बात सही है, कोई बलिष्ठ होता है, कोई कमज़ोर होता है, किसी का दिमाग अच्छा है, किसी का दिमाग अच्छा नहीं है, कोई बहुत तेज़ दौड़ लेता है, लेकिन कोई बैठे बैठे ही बहुत कुछ दौड़ा लेता है। ठीक है ना? तो क्या चीज़ है? आलोचकों का यह तर्क एक सीमा तक उचित है, परंतु तथ्यात्मक होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता। अपने शाब्दिक अर्थ में समता काल्पनिक होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की समता 3 बातों पर निर्भर करती है। जैसे मैंने बोला कि हम अंबेडकर जी का जो आदर्श समाज है उसमें सभी को समान अवसर दिए गए, लेकिन तब भी समाज में समानता स्थापित नहीं हो सकती है। क्यों भाई? अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा शार्प माइंडेड है तो उस अवसर का अच्छा से इस्तेमाल करेगा और वो काफ़ी अच्छा अर्न करेगा। दूसरा क्या है, उसको वही अवसर मिल रहा है मगर वो आलसी है, करना नहीं चाहता, तो वो ठीक है आएगा चलेगा करेगा वाला हिसाब है, तो वो उस अवसर का इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो वो उस अवसर को इस्तेमाल न कर पाने के चक्कर में वो ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएगा। जिसने अवसर को ज़्यादा इस्तेमाल अच्छे से किया वो एक अच्छा आदमी बन गया, उसने ज़्यादा पैसे कमाए और वो अमीर हो गया। दूसरे को वही अवसर प्राप्त हुआ लेकिन वो गरीब रह गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक धनी वर्ग एक निम्न मध्यम वर्ग हो गया ना। तो वही चीज़ आपको बताई जा रही। किसी की बुद्धि अच्छी है तो अच्छे से पढ़ जाएगा, कोई पढ़ने में बिलो एवरेज है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो अवसर आप सबको दे सकते हैं लेकिन समाज में समता स्थापित नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक काल्पनिक वस्तु है। इन्हें हम सिद्धांतों पर लागू कर सकते हैं मगर अगर हम तथ्यात्मक और तर्कात्मक देखें तो ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए हम उसको अवसर भी दें, व्यवहार भी सब समान रूप से करें तो भी वो समान एक समान समाज नहीं बन पाएगा। अब यहां पर उन्होंने बोला मनुष्य की समता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली है शारीरिक वंश परंपरा। अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा शारीरिक वंश, अब कोई अगर पहलवान है, ठीक है, तो उसका जाहिर सी बात है जो शारीरिक वंश परंपरा है वो सुडौल होगी, अच्छी होगी, स्वस्थ होगी। दूसरी तरफ अगर एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति है तो उसका शरीर तो इतना बलिष्ठ नहीं होगा। तो शारीरिक वंश परंपरा के हिसाब से कोई लंबे होते हैं, कोई नाटे होते हैं, यही होता है ना। तो शारीरिक वंश परंपरा के हिसाब से भी समानता स्थापित नहीं हो सकती है। अब ये चीज़ है। तीसरा है सामाजिक उत्तराधिकार, अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि जैसी सभी उपलब्धियां जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। अब जैसे इसको समझिए, समाज में 2 वर्ग हैं। एक जैसे मैंने एक बताया कि एक पढ़ने लिखने में अच्छा है तो जाहिर सी बात है उसके यहाँ वो माहौल मिल रहा है कि वो पढ़ रहा है। दूसरे के यहाँ क्या है, उसके यहाँ मजदूरी हो रही है तो उसको उतना माहौल मिला नहीं। ठीक है, अब जब माहौल नहीं मिला तो इस तरीके से इन दोनों में समानता भी नहीं होगी, क्योंकि ये शिष्टता और व्यवहार जो है वो हमें सभ्य समाज जब हम आते हैं तो जंगली समाज से हम अलग हो जाते हैं, क्योंकि जंगली समाज में ये शिष्टाचार नहीं होते। तो उन्होंने यही बोला ना, सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना होती है। हमेशा हर एक माँ बाप अपने बच्चे का अच्छा करना चाहता है। तो जो पढ़ा लिखा परिवार होगा वो अपने बच्चों को उसी हिसाब से लेकर जाएगा। वो खुद पढ़ा लिखा है तो बच्चों को भी पढ़ाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, अगर दूसरा वर्ग क्या है, दूसरा एक परिवार ऐसा है कि जिसके यहाँ मजदूरी होती है तो उसके लिए तो क्या है, श्रम ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं है। शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन जैसी सभी उपलब्धियां जिसके कारण सभ्य समाज, अब ये सारी चीज़ें, शिक्षा है, वैज्ञानिक ज्ञानार्जन है, ये सभी क्या है, ये एक शिक्षित परिवार में ही पॉसिबल है। अशिक्षित परिवार में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जो अब ये सभ्य समाज कैसे बनेगा, सभ्य समाज तभी बन सकता है जहाँ पर सभी पढ़े लिखे हों, सभी अच्छे से व्यवहार कर रहे हों। लेकिन जब यहाँ पर 2 ही परिवार हम देख रहे हैं, जो एक तो शिक्षित है पर एक अशिक्षित है, तो उसको ना इतना ज्ञान है ना ही उसको सभ्यता की नॉलेज है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उस हिसाब से भी समानता नहीं हो सकती है। मनुष्य के अपने प्रयास, अब हमने आपको इससे पहले उदाहरण दिया
कि मनुष्य का अपना प्रयास भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमने बोला ना कि कोई व्यक्ति जो है वो फुर्तीला है तो उसी अवसर का अच्छे से इस्तेमाल करेगा, दूसरा आलसी है उस अवसर का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इस तरीके से उन दोनों में भी असमानता हो जाएगी। इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता के विरोधी इस बात को लेकर निरुत्तर हो जाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य कि जो बोलते हैं कि समता जो है वो नहीं स्थापित हो सकती है, अगर उनसे हम ये कहें कि हम समान अवसर देते हैं तो फिर क्या होगा? तो इन तीनों आधार पर समाज में समानता स्थापित नहीं हो पाती है। प्रश्न संख्या 19 है, सदस्यों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए समाज को क्या करना चाहिए? यानी कि जितने भी लोग हैं वो अपनी पूरी फुल कैपेसिटी के साथ कार्य करें। सदस्यों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए समाज को क्या करना चाहिए? समाज क्या कर सकता है इसके लिए? समाज को प्रारंभ से ही सभी सदस्यों को समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराने चाहिए। हम सभी को समान अवसर दें, ये समाज का पहला कर्तव्य होता है। तभी समाज अपने सदस्यों की क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकता है। जिसके अंदर क्षमता है वो उस जो है अवसर का अच्छे से इस्तेमाल करेगा और इससे समाज का कल्याण भी होगा। यदि सदस्यों को समाज में उनका उचित स्थान मिलेगा तभी वे मन लगाकर काम कर पाएंगे और समाज को भी भरपूर लाभ दे पाएंगे। जब हम समान अवसर और समान व्यवहार करेंगे तो उन्हें समाज में एक सभी के तरीके से उन्हें मिलेगा, समान रूप से मिलेगा, तो उनका मन भी प्रसन्न रहेगा, अवसर भी समान मिल रहे हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, तो वो अपनी ग्रोथ भी करेंगे और समाज की भी ग्रोथ करेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, राजनीतिज्ञों को समाज के विभाजन के प्रति कैसी दृष्टि अपनानी चाहिए? अब यहाँ पर पूछा गया है कि राजनीतिज्ञ जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें समाज के विभाजन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। राजनीतिज्ञों के पास समाज के सभी वर्गों के लोग आते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे एरिया का अगर कोई विधायक है तो उससे तो हमारे एरिया के सभी लोग जाएंगे, धनी वर्ग भी जाएगा, निर्धन वर्ग भी जाएगा, उच्च जाति भी जाएगी, निम्न जाति भी जाएगी, सभी जाएंगे ना, सभी लोग मिलने जाते हैं, सबको शिकायत होती है तो सभी जाते हैं। वह उनकी जाति के अनुसार व्यवहार नहीं कर सकता है। अब हर एक व्यक्ति को उसकी जाति और उसके पद के अनुसार वो अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास ना तो इतना समय होता है और ना ही हर विषय की जानकारी होती है। राजनीतिज्ञों को व्यवहार्थ सिद्धांत की जरूरत होती है, क्योंकि वह समाज के हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार नहीं अपना सकता, अतः समाज का विभाजन करना उसके लिए कठिन कार्य होगा। उसके पास परिस्थितियों के अनुसार समता अपनाने का ही रास्ता बचता है। यानी कि राजनीतिज्ञ के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि उसके सामने जितने भी लोग आए वो सबसे समान व्यवहार करे। वो किसी से उसकी जाति या पद के हिसाब से अलग अलग तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उतना समय नहीं है और ना ही वो इतनी अलग अलग तरह की जानकारियां अपने पास एकत्र कर सकता है। प्रश्न संख्या 21 है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है? डॉक्टर अंबेडकर जो है वो जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप नहीं मानते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कई तर्क दिए हैं। वो तर्क क्या हैं? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप नहीं माना जाता है। उन्होंने इसके लिए निम्न तर्क दिए हैं। पहला तर्क है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। सभ्य समाज में श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में विभाजन अस्वाभाविक है, इसे कभी भी नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक सभ्य समाज में अगर हम जाति प्रथा के अनुसार श्रम का विभाजन करते हैं तो उससे श्रमिक का भी विभाजन होता है, जिससे एक सभ्य समाज कभी भी पनप नहीं सकता है, क्योंकि उसमें जो है जातिगत भेदभाव की भावना भी आएगी, ऊंच नीच की आएगी, जिससे सद्भाव समाज में रह ही नहीं सकता। तो इस तरीके से जो है श्रम विभाजन जो है वो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। दूसरा तर्क है, जाति प्रथा दूसरी सिद्धांत है। सिद्धांत यह है कि मनुष्य के प्रशिक्षण एवं उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना किसी दूसरे के द्वारा उसके व्यवसाय का निर्धारण कर देना। जाति प्रथा का सबसे दूसरा गंदा सिद्धांत यह है कि यहाँ पर जिस व्यक्ति के व्यवसाय का चुनाव किया जा रहा है उसका क्या प्रशिक्षण है, क्या उसकी रुचि है, क्या उसकी क्षमता है, ये जाने बगैर जो है वो कोई और उसके व्यवसाय का चुनाव करता है।
तो इस तरीके से अगर व्यवसाय का चुनाव होता है तो व्यक्ति कभी भी ये जो है रुचि के अनुसार अपना व्यवसाय नहीं करेगा, तो उससे कभी भी समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। तीसरा है, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही व्यवसाय में बांध देती है, भले ही वह व्यवसाय उसके लिए अनुपयुक्त या अपर्याप्त क्यों ना हो, भले ही इससे उसके भूख से मरने की नौबत आ जाए। तो जाति प्रथा क्या करती है? जाति प्रथा के हिसाब से अगर श्रम विभाजन किया जाता है तो वो ताउम्र के लिए एक ही व्यवसाय में बंध जाता है। मान लो अगर वो व्यवसाय किसी समय कार्य नहीं कर रहा है, उसको अर्निंग नहीं हो रही है, तो वो किसी भी कंडीशन में अपने व्यवसाय को बदल नहीं सकता है। अब जैसे हमने आपको एक कुम्हार का उदाहरण दिया था ना, कि कुम्हार का जो कार्य होता है वो गर्मियों में काफ़ी अच्छा चलता है, क्योंकि गर्मियों में सभी को जो है मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता होती है। अब जैसे ही कि बारिश और ठंड का समय आता है तो कुम्हार के वो बर्तन बिकना बंद हो जाते हैं। तो उस दौरान अगर कुम्हार जाति के लोग अपने इस काम को छोड़कर कोई और दूसरा काम करना चाहें, अगर वो चाहें कि चलो हम कुछ दिन के लिए शहर जाकर मजदूरी कर लें, तो उनको इस चीज़ की आज़ादी नहीं होती। भले उनके पास पैसा ना हो, उन्हें भूख से मरने की नौबत आ जाए, लेकिन वो कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते। ये होती है जाति प्रथा की सबसे दूसरी सिद्धांत। इसीलिए वो कभी भी जाति प्रथा के अनुसार श्रम का विभाजन नहीं चाहते थे। प्रश्न संख्या 22 है, डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म के अनुयायी क्यों बने? हम सभी को ये पता है कि भाई वो आगे चल के बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था, तो ऐसा क्यों हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जीवन 3 व्यक्तियों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। ये 3 महान व्यक्ति थे, महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। हम सभी को पता है कि ये तीनों ही ऐसे महान व्यक्ति रहे जिन्होंने देश के समाज के उत्थान के लिए ही कार्य किया है। डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के इन तीनों ही महापुरुषों के विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चूंकि हिंदू समाज में जातीय उत्पीड़न होता था, इसीलिए अंबेडकर का हिंदू समाज से मोह भंग हो गया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मत को ग्रहण किया। तो यहाँ पर उन्होंने तो हिंदू समाज में जन्म लिया, लेकिन हिंदू समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो उससे बहुत ही असंतुष्ट थे, क्योंकि इस वर्ण व्यवस्था के कारण ही उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपमान बचपन से ही सहना पड़ा था। और फिर जब वो बड़े हुए, धीरे धीरे उन लोगों ने इन व्यक्तित्व के बारे में जाना, तो उन्होंने ये देखा कि भाई हिंदू समाज से वो इसीलिए थोड़ा सा असंतुष्ट हो गए, और उन्होंने बाद में जो है 14 अक्टूबर 1956 को जो कितने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। प्रश्न संख्या 23 है, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का क्या उद्देश्य था? डॉक्टर अंबेडकर के हमने 2 भाषण यहाँ पढ़े, तो उनके आधार पर ही हम उनके उद्देश्य का निर्धारण कर सकते हैं। तो क्या है उद्देश्य? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में होने के कारण उन्हें जीवन भर शोषण एवं प्रताड़ना झेलनी पड़ी। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद उन्होंने भारत के दलितों का उद्धार करना चाहा, अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। यानी कि उन्होंने कहा दलितों का उद्धार करना उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया। जीवन की अंतिम सांस तक वे दलितों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अपना समूचा जीवन समर्पित कर दिया। तो उनके जीवन का उद्देश्य क्या रहा? वो था दलित समाज का उत्थान। प्रश्न संख्या 24 है, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज की कल्पना में भ्रातृत्वता का महत्व क्या है? अब तीसरा पिलर जो है, दूसरा समता था और तीसरा था भ्रातृत्वता, इसका क्या महत्व है? आदर्श समाज में 3 तत्वों में से एक है भ्रातृत्वता को रखकर लेखक ने आदर्श समाज में स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया है, किंतु वह जिस समाज की बात कर रहा है उस समाज की संरचना स्त्री तथा पुरुषों दोनों से मिलकर निर्मित हुई है। इसके अभाव में आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। भ्रातृत्वता शब्द व्यवहार में नहीं है, इसके लिए भाईचारा या सामाजिकता शब्द ही उचित माना जा सकता है। देखिए, उन्होंने भ्रातृत्वता शब्द जो रखा, भ्रातृत्वता शब्द भाई और तत्व से मिलकर बना है, तो इसका सीधे सीधे मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे से भाई की तरह व्यवहार करो। लेकिन उन्होंने जब ये शब्द रखा तो कहीं ना कहीं स्त्री समाज में इस चीज़ को लेकर असंतुष्ट हो गए कि भाई क्या समाज का हम हिस्सा नहीं है स्त्रियां, जो सिर्फ भाई भाई का ही व्यवहार रखें? क्या स्त्रियां उसका समाज नहीं है? तो ये बहुत ही गलत जो है समझा गया
पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत समझा गया। यहाँ भातृत्व की भावना से तात्पर्य था, सिर्फ भाई भाई की भावना से नहीं था। यानी कि इस समाज में एक स्त्री भी दूसरी स्त्री को भाई या बहन की भावना से देख सकती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई भाई की भावना होगी। लेकिन इस जो शब्द को रखा गया, इससे थोड़ा सा असंतुष्ट समाज हुआ। लेकिन इसके लिए वो सही शब्द जो ले सकते थे वो था भाईचारा या सामाजिकता शब्द। तो भातृ से ये स्पन भी, लेकिन ये थोड़ा सा हुआ ना, समझने में एक जो है थोड़ा सा हेर फेर हुआ। लेकिन उनका खुद का अपना कोई ये ऐसा ध्येय नहीं था कि समाज से स्त्रियों को अलग कर दूं, ऐसा वो नहीं मानते थे। प्रश्न संख्या 25 है, जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर उत्तर दीजिए। मिलता जुलता दूसरा है, श्रम विभाजन पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को स्पष्ट कीजिए। श्रम विभाजन एक सभ्य समाज के लिए अत्य आवश्यक है, लेकिन ये श्रम विभाजन जो है जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। अंबेडकर जी का ये मन था और हमारा भी यही मत है कि जो है किसी भी समाज में जाति के आधार पर अगर श्रम विभाजन किया जाता है तो वो एक सभ्य समाज कभी बन ही नहीं सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति और श्रम विभाजन भिन्न होते हुए भी एक ही माने गए हैं, जिसके आधार पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो इस प्रकार हैं। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। बात सही है, अगर जाति के आधार पर हम श्रम विभाजन करते हैं तो वो उसकी रुचि के अनुसार नहीं होता है। इसमें व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा की जाती है। हमारी क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाता है। यह केवल माता पिता के सामाजिक स्तर को ध्यान रखती है, यानी कि बच्चे का क्या स्तर है ये नहीं देखा जाता, उसके माता पिता का क्या स्तर है उसी के हिसाब से व्यवसाय तय कर दिया जाता है। व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसका श्रम विभाजन होना अनुचित है। बात सही है, जो बच्चा अभी जन्मा ही नहीं, आप उसके पैदा होने से पहले ही डिसाइड कर दो कि बड़े होकर वो ये कार्य करेगा, तो ये गलत होता है। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक ही व्यवसाय में बांध देती है। व्यवसाय उपयुक्त हो या अनुपयुक्त, व्यक्ति को उसे ही अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है। यानी कि वो सिर्फ एक व्यवसाय के लिए ताउम्र बंध जाता है। वो व्यवसाय करना उसे आए या ना आए, उससे वो पैसा कमाए या ना कमाए, लेकिन वो अपने व्यवसाय को बदल नहीं सकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है, भले ही भूखा क्यों ना मरना पड़े। तो मतलब आपको भूखा मरना है तो मर जाओ, लेकिन आप अपना व्यवसाय बदल नहीं सकते हो। तो जाति प्रथा के हिसाब से जब श्रम विभाजन किया जाता है तो ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो ये रहा हमारा पूरा अध्याय, जिसमें हमने 2 भाषणों पर आधारित आपके सामने 25 वर्णनात्मक प्रश्न रखे, और इस तरीके से हमारी ये बुक समाप्त हो गई। बुक तो हमारी समाप्त हो गई, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हमारी बाकी हैं, जिन्हें लेकर हम आते रहेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम्स का रिवीजन हमारा बाकी है। तो मिलेंगे अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।